नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो थर्मल पावर प्लांट्स में फ्लू गैस से सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इस्तेमाल से suspended particulate matter को flue gas से हटा देते हैं. Today we'll talk about electrostatic precipitators. These are instruments used in a thermal power plant to remove suspended particulate matter from the flue gas, and these are so called because they use electrostatic force to remove the suspended particulate matter. So let me share my screen and dig into the details right now. Electrostatic precipitators. All about electrostatic precipitators for suspended particulate matter removal. So this is a basic principle of electrostatic precipitator. It's the basic diagram of how an electrostatic precipitator works. So here there is a network of wires and here there is a series of plates. A very high potential difference of voltage of thousands of volts is applied between these wires and these plates. Because of the high potential difference, because of the high voltage in these wires, the flue gas, when it's passed through these wires, gets ionized. That is, the atoms in the flue gas, because of the high voltage wires, gets ionized. When atoms gets ionized, they release electrons, E minus. Electrons are negatively charged. These negatively charged electrons released from the atoms of the flue gas, they stick to the suspended particulate matter. And when the flue gas passes through these plates are positively charged, and the suspended particulate matters, now that the electrons have adhered to the surface, they are negatively charged. So the negatively charged suspended particulate matter stick to these plates which are positively charged, and these plates are vibrating constantly, and because of the vibration, the suspended particulate matter that was sticking to the plates falls down and is collected. तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैसे काम करता है. तो पहले ये तारों का एक समूह होता है और उसके पीछे ये प्लेट्स लगी होती हैं. इन तारों के समूह में, मतलब वायर्स के समूह के का जो ग्रुप है, उनके और इन प्लेट्स के बीच में बहुत हाई वोल्टेज होता है, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है. और इस हाई वोल्टेज की वजह से जब ये फ्लू गैस तारों के बीच से क्रॉस करती है, तो हाई वोल्टेज की वजह से जो फ्लू गैस के गैसेस एटम्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं. आयोनाइज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ई माइनस रिलीज करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर के सरफेस के ऊपर चिपक जाता है. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर से जब वो चिपक जाते हैं तो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर भी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. और यही फ्लू गैस जब आगे इन प्लेट्स के थ्रू गुजरती है तो ये प्लेट्स जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो ये सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जो नेगेटिवली चार्ज है वो इन प्लेट्स पर चिपक जाता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं. और ये प्लेट्स हमेशा हिलते रहते हैं, वाइब्रेशन में रहते हैं. तो जब सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर का लोड इन प्लेट्स पर बहुत हो जाता है तो ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं प्लेट्स, तो वो नीचे गिर जाता है और नीचे से वो कलेक्ट कर लिया जाता है. यही बेसिक प्रिंसिपल है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के थ्रू रिमूव किया जाता है. कुछ बच्चे कभी कभी डिमांड करते हैं कि मैम थोड़ा टेक्स्ट लिख दीजिए, हमें नोट्स लेने में आसानी होती है. तो ये मैंने लिख दिया है, ये आप नोट कर लीजिएगा, और जो मैंने बेसिक प्रिंसिपल समझाया वो भी आप अपने शब्दों में लिखिएगा. नेक्स्ट स्लाइड. तो वेयर आर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स प्लेस्ड इन अ थर्मल पावर प्लांट? Electrostatic precipitators and all other cleaning equipments, all other pollution control equipments are placed just before the chimney. So this is the boiler. The coal is heated up is burnt in the boiler. This heats the water, and when coal is burnt, fly gas is emitted here, and all the pollution control equipments are within this area. And this is where electrostatic precipitator is also installed. And once the flue gas is cleaned,
then it is passed through the chimney, and from there it goes into the atmosphere. So this is how an electrostatic precipitator will look from a distance. Let's look at up close. So this is how an electrostatic precipitator will look up close. कोई भी जब पोल्यूशन को रिमूव करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ लगे होते हैं चिमनी से जस्ट पहले, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है। ये बॉयलर है, यहाँ पे कोयला जलता है, कोयले की जलने की गर्मी से ये पानी गर्म होता है और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से जनरेट होता है। ये कूलिंग टावर्स है, इसको मैंने पहले लेक्चर्स में बता दिया है, तो आप मेरे लेक्चर पार्ट 2 देख लीजिएगा, एयर पोल्यूशन कंट्रोल फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स पार्ट 2, उसमें इसकी डिटेल है। यहाँ पे मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी बाकी सारे पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट की तरह ही चिमनी के जस्ट पहले लगा होता है और बॉयलर के बाद यहीं पे, और दूर से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आपको इस तरह का दिखेगा। पास से उसको देखें तो वो इस तरह का दिखता है। ये हॉपर बॉटम है, ये चार्ज प्लेट्स लगी होती हैं, एयर सर्कुलेट करता है और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन चार्ज प्लेट्स से चिपक जाता है, और फाइनली जब वो प्लेट्स हिलती रहती हैं तो वो जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है वो नीचे यहाँ पे आता है और यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। इससे ज्यादा डिटेल इसकी डायग्राम की जानने की हम स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं है। अब ये देखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स दो प्रकार के होते हैं। एक ड्राई सिस्टम होता है जो कि मैकेनिकल एक्शन जैसे रैपिंग या वाइब्रेशन होता है टू ब्रेक ऑफ द डस्ट टू क्लीन द प्लेट्स। कि ड्राई सिस्टम में कोई लिक्विड कोई मॉइस्चर कुछ नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेट्स पर डस्ट चिपक जाती है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर चिपक जाता है, प्लेट्स हिलती हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर नीचे जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। ये ड्राई सिस्टम है। दूसरा एक वेट सिस्टम होता है जिसमें कि जो प्लेट्स होती हैं, a wet type system that uses water to pre-quench and rinse the particulates off the plates. तो प्लेट्स गीली होती हैं, उनसे पार्टिकुलेट्स चिपक जाते हैं और फिर उनको पानी से ही साफ किया जाता है। तो ये ड्राई और वेट दो तरह के सिस्टम होते हैं। So electrostatic precipitators are of two types. One is the dry type, which I just explained you, where the suspended particulate matter is removed off the plates using vibrating movement or a mechanical movement, and thus it falls down and it is collected. There's another type which is a wet type suspended particulate matter electrostatic precipitator, and in that the plates are pre-quenched, that is they are already moist with water, and then the particulate sticks to the plates, and to rinse the particulates off the plates water is used. So that's the difference between a dry type and a wet type, because a dry type precipitator cannot remove all kinds of suspended particulate matter, and it is not suitable for all kinds of industries. So in some industries where the suspended particulate matter is sticky or moist, in that case a wet system is used. That's why there are two types. An electrostatic precipitator operates with high voltage to provide the charging and attraction of particles to be removed. ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हाई वोल्टेज होता है और उससे चार्ज क्रिएट होता है और वो आयनाइजेशन होता है, फिर प्लेट्स पर चिपक जाता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर अट्रैक्शन के द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ESP, the electrostatic precipitator system, can obtain particulate removal efficiency up to 99%. So this is highly efficient in removal of suspended particulate matter. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का जो एफिशिएंसी है वो 99% तक है, मतलब 99% तक सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर फ्लू गैस से साफ किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है या हटाया जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के द्वारा। तो ये बहुत ही एफिशिएंट होता है, और क्योंकि कुछ सिस्टम्स, कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं उनके पार्टिकुलेट्स अलग टाइप के होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज के अलग टाइप के, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सके इसलिए ये दो टाइप के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इजाद किया गया। एक ड्राई, कुछ ये अलग इंडस्ट्रीज के लिए बेटर रहता है, एक वेट, ये अलग इंडस्ट्रीज के लिए बेटर रहता है। तो जिस तरह की इंडस्ट्री उस तरह का सिस्टम लगाया जाता है, और सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो लगभग 99% तक होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ESP's एफिशिएंसी, कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर फॉर ड्राई ESP एंड लो फॉर वेट ESP। तो जो ड्राई ESP सिस्टम है, ड्राई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर सिस्टम है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, थर्मल पावर प्लांट से मोस्टली यही इस्तेमाल होता है। तो ये जो है ये बहुत गर्म फ्लू गैस से भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को हटा लेते हैं, लेकिन जो वेट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो उतनी गर्म गैस को हैंडल नहीं कर पाता है। तो टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ह्यूमिडिटी एंड फ्लो रेट ऑफ द गैस, ह्यूमिडिटी, गैस अगर बहुत मॉइस्ट है तो वेट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बेटर रहेगा उसके लिए,
और अगर गैस ज्यादा मॉइस्ट नहीं है तो ड्राई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बेटर रहेगा उसके लिए। फ्लो रेट ऑफ द गैस, किस रेट से गैस फ्लो कर रही है वो भी इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की एफिशिएंसी के लिए। द रेजिस्टिविटी ऑफ पार्टिकल्स टू बी रिमूव्ड, ये इंपॉर्टेंट है। resistivity of particles is a very important factor affecting the efficiency of electrostatic precipitators, because particles which have really high resistivity, they are resistant to the flow of charge, and they are not attracted towards the electrostatic precipitator. As a result, those cannot be efficiently removed. But when the resistivity of particles is optimum, they can be charged and they get attracted towards the plates and are removed easily. The composition of the fly gas, the collected particulates, that is also important, whether the fly gas is fly ash, sorry, the composition of the fly ash. So whether the fly ash is moist or dry, whether it consists of particles with high resistivity or low resistivity. So all these factors are important, and the particle size is very, very important. So that, let me explain the particle size a bit more. So when the particles are too large, it's hard to charge them. But once they are charged, they retain their charge for a long time and they're easily removed from the via the charge, by sticking to the charge plates. But when the particle size is very low, it is easily charged. But low particle size also happens to lose their charge very quickly. तो जब पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है तो उनको चार्ज करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार उस पार्टिकल को चार्ज कर दिया तो अपना चार्ज लंबा रिटेन करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट से चिपक जाते हैं और आराम से हटा ली जाते हैं। लेकिन जब पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है तो बहुत आसानी से वो चार्ज हो जाता है, लेकिन वो अपना चार्ज बहुत आसानी से लूज भी कर देता है। तो ऐसे में जो पार्टिकल साइज है उससे एफिशिएंसी इफेक्ट होती है, और अगर आपके पार्टिकल साइज बहुत लो है, बहुत हाई है, बहुत बड़ा पार्टिकल साइज है, तो उनको एफिशिएंटली रिमूव करने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के जो प्लेट्स हैं उनकी लेंथ, उनका सरफेस एरिया भी बड़ा होना चाहिए। The length of the collection plate, जैसा मैंने कहा, the length of the collection plate is also an important factor while deciding which influences the efficiency of the electrostatic precipitator. And the total surface area of the collecting plates, greater the area of the collecting plates, greater will be the efficiency in most cases. तो कौन-कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के एफिशिएंसी को असर डालते हैं? टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी एंड फ्लो रेट ऑफ द गैस, रेजिस्टिविटी ऑफ द पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल्स का रेजिस्टेंस हाई होता है, मतलब वो चार्ज देर से होते हैं या चार्ज नहीं होते हैं, तो उनको हटाना मुश्किल होगा। कॉम्पोजिशन ऑफ फ्लाई गैस, किस तरह की फ्लाई गैस है, बड़े पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का रेजिस्टेंस किस तरह का है, ह्यूमिडिटी कैसे है, इंपॉर्टेंट होता है। पार्टिकल साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको पहले बताया क्यों। द लेंथ ऑफ द कलेक्शन प्लेट्स और सरफेस एरिया, कलेक्शन प्लेट्स कितनी लंबी है और सरफेस एरिया कितना ज्यादा है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर पार्टिकल साइज बड़े हैं तो आपको बड़ा प्लेट्स और लंबी प्लेट्स चाहिए होंगी उनको रिमूव करने के लिए। एडवांटेजेस क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर सिस्टम के? These systems have a high collection efficiency for small and large particulate matters. These systems normally have a very low pressure drop, that is delta P, the change in pressure of the incoming flue gas and the outgoing flue gas, that is called pressure drop or delta P. So these systems have a very low delta P, low pressure drop, and that's an advantage. Maintenance requirements and operation costs are low. This is also an advantage. तो इनके फायदे क्या क्या हैं? एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। प्रेशर ड्रॉप, जो इनकमिंग फ्लू गैस होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में और जो आउटगोइंग फ्लू गैस होती है, उन दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होता है, डेल्टा पी, जो प्रेशर ड्रॉप होता है, वो बहुत कम होता है, और ये एक फायदा है। इनका मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट भी कम होता है, स्पेशली ड्राई ईएसपी का काफी कम होता है। फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, डिसएडवांटेज क्या है? कैपिटल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई, तो इनको लगाने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आता है। Electrostatic precipitator is sensitive to fluctuation in gas flow rate, temperature and particulate loading. तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि गैस फ्लो रेट, टेम्परेचर और पर्टिकुलेट लोडिंग से इसकी जो एफिशिएंसी है वो अफेक्ट होती है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। They are inefficient on particles with high or low resistivity, making them not practical for a stream with a diverse composition. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस पार्टिकल्स का रेजिस्टिविटी हाई या लो होगा उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर कोई ऐसी फ्लू गैस है जिसका पार्टिकल साइज वेरी कर रहा है, कोई छोटा है एकदम, कोई बड़ा है एकदम,
तो उसके लिए ये जो डिवाइस है ये बहुत एफिशिएंट नहीं होता है. अ लार्ज स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन. तो बहुत जगह चाहिए होती है इंस्टॉलेशन के लिए, वो भी एक प्रॉब्लम है. On large systems, there are chances of occasional sparking within the ESP, and that's not a good thing when the ESP experiences occasional sparking. तो जब बड़े सिस्टम होते हैं उसमें कभी कभी स्पार्किंग भी हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा चार्ज है, बहुत ज्यादा वोल्टेज है, और फ्लू गैस का कॉम्पोजिशन अगर वैरी कर रहा है या मॉइस्ट है तो स्पार्किंग हो सकती है. और ये आशा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के बारे में जो आज हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है ये समझना बहुत जरूरी था, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा. Hope what we discussed today about electrostatic precipitators was pretty clear to you, and hope to see you in the next video. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.